20 साल पहले मैंने बीए फाइनल के एग्ज़ाम्स दिए ही थे कि बुआ के यहाँ से शादी का निमंत्रण आ गया। बुआ की जेठानी के बेटे की शादी का। तो उत्तराखंड जाने की तैयारियां घर में ज़ोर शोर से चलने लगी। मेरी भी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मुझे हिल स्टेशन बहुत ज़्यादा पसंद है और कुछ एग्ज़ाम्स का हैंगओवर था। तो इससे अच्छा मौका मुझे मिलने वाला नहीं था, वो भी शादी अटेंड करने का। तो बस मैंने भी सबके साथ मिलकर खूब शॉपिंग की। दादा दादी, पापा मम्मी और छोटी बहन जिसने अभी 12वीं की परीक्षा दी थी। हम 6 सदस्यों का परिवार है। दादा दादी मेरठ से एक हफ्ता पहले ही आ चुके थे। हमारा छोटा सा परिवार सुखी परिवार था, लेकिन कभी कभी दुखी परिवार भी बन जाता था जब छोटी बहन निक्की और मेरा झगड़ा होता था। झगड़ा इतना ज़बरदस्त होता था कि लगता था आज से बस जीना मरना ख़त्म हम दोनों का। पापा मम्मी भी हमें चेतावनी दे डालते थे कि आज के बाद अगर तुम दोनों को बात करते देखा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। निक्की और मेरी कभी बनती ही नहीं थी। 36 का आंकड़ा रहता था हमेशा हम दोनों के बीच में। कभी कभी जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती तो उसके बाल मेरे हाथ में और मेरे बाल उसके हाथ में होते। खेलते भी बचपन में साथ ही थे, लेकिन खेल खेल में भी झगड़ा होना अनिवार्य था। एक बार दिवाली पर हम दोनों का आपस में बहुत प्रेम प्रसंग चल रहा था। हम अच्छे से तैयार होकर पहुंच गए फोटो स्टूडियो फ़ोटो खिंचवाने। क्या मस्त फ़ोटो आई थी दोनों की। खुशी खुशी हाथों में डालकर घर आए, खेले कूदे, मस्ती की और सो गए। कुछ दिन तक प्रेम प्रसंग ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन मम्मी गोभी के पराठे बना रही थी। अब एक पराठा एक ही बार में बना सकती थी मम्मी, तो मैंने ले लिया पहले। निक्की बोली मुझे दे पहले। उसने मेरी प्लेट से पराठा उठाकर अपनी प्लेट में डाल लिया। मैंने फिर से उसकी प्लेट से उठा लिया तो उसने मुझे बहुत तेज चूंटी काटी। मेरी चीख निकल पड़ी। मम्मी किचन से ही चिल्ला उठी, फिर शुरू हो गई तुम दोनों। अभी आती हूँ, अभी ठीक करूँगी दोनों को। मैं भी निक्की के बाल खींचकर भाग गई। वो भी चिल्लाकर मेरे पीछे भागने लगी। जब मैं उसके हाथ नहीं लगी तो वो अंदर कमरे में गई और जो फोटो हमने खिंचवाई थी मुझे दिखाकर बीच में से फाड़ डाली। अपनी अलग और मेरी अलग कर डाली। मैं आंखें फाड़कर उसे घूरने लगी। मैं उसे एक प्यारे से नाम से संबोधित करती थी, जिसे सुनकर उसके तन बदन में आग लग जाती थी और मुझे बड़ा मज़ा आता था। हा हा हा, मैंने उसे बोला बत्तख। रात के 12 बजे मरेगी तू। असल में उसकी चाल थोड़ी बत्तख की तरह है, तो मैंने उसका नाम बत्तख रखा हुआ है। लेकिन इतना अच्छा नाम देकर भी भला वो कैसे मुझे अपना दुश्मन समझ सकती है। आप लोग ही फैसला कीजिए। आप सभी ने तो बत्तख देखी होगी ना। कितनी प्यारी चाल होती है उसकी, मटक मटक कर चलती है। लेकिन बत्तख तो इतना सुनते ही घोड़े की तरह बिदक उठी और मेरे पीछे भागने लगी। तभी पापा की एंट्री हुई और हम दोनों भीगी बिल्ली बनकर एक कोने में जा बैठे। तो ये तो था हमारे बचपन के झगड़े का दृश्य। अब जब थोड़ा बड़े हुए तो झगड़ा भी थोड़ा बड़े वाला हो गया। अब झगड़ा होता है तो कई कई दिन बोलचाल बंद हो जाती है। अभी फिलहाल उत्तराखंड जाने की खुशी में निक्की भी बहुत खुश थी, अपनी तैयारी में लगी हुई थी। तो झगड़ा छुट्टी पर गया हुआ था, लेकिन कितने दिन की छुट्टी पर था और कब आएगा इसकी सटीक जानकारी तो मुझे भी नहीं थी। लेकिन जब तक छुट्टी पर था तब तक मौज ही मना ली जाए। बस फिर क्या था, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। अगले दिन हमें निकलना था। लेकिन हमारे घर की एक खास बात यह है कि जब भी हम बाहर जाने वाले होते थे तो कुछ ना कुछ अड़चन ज़रूर आनी थी। घबराइए नहीं, कोई बड़ी खतरनाक वाली अड़चन नहीं। पड़ोसन वाली शंकु आंटी की अड़चन। जब भी हम कहीं बाहर जाने के लिए घर से बाहर निकलते तो हमेशा आकर कुछ ना कुछ मांगती। राय साहब, आप अपनी बहन के यहाँ शादी में जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं? अगर ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं तो हमें गैस सिलेंडर दे दीजिए, ऐसे ही तो रखा रहेगा आपका। मम्मी ने कहा कि आपने पिछली बार हमारा मिक्सर ग्राइंडर लिया था
और अब आप गैस सिलेंडर मांग रही हैं। हाँ लिया था मिसिज रॉय, लेकिन आते ही दे भी तो दिया था ना। लेकिन गैस सिलेंडर कोई देने की वस्तु तो है नहीं, दादी ने कहा। तो पापा ने मम्मी और दादी के सामने उनके साथ बहस करने से मना करने का इशारा किया। तो दादाजी ने भी कहा कि चलो कोई नहीं, ये सब तो पड़ोसी में चलता रहता है। जब ये कहीं जाएंगी तो हम इनका ले लेंगे, है ना शंकु बहन जी। तो आंटी ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ गर्दन हिला दी। दरअसल पापा की एक आदत है कि अपना सामान एक बार ही किसी के मांगने पर पकड़ा देते हैं। कहते हैं पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। तो पापा ने सिलेंडर बाहर रखा और घर लॉक किया और चल दिए हम अपने सफ़र की ओर। हम लोग बस से जाने वाले थे तो बस में बैठ गए। निक्की और मैं एक साथ बैठने वाले थे। दोनों की बहस शुरू हो चुकी थी। दोनों को ही विंडो सीट पर बैठना था। तो ये तय हुआ कि पापा के साथ मैं और मम्मी के साथ निक्की बैठेगी और दादाजी दादी जी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। हम सब बैठ चुके थे, बाकी पैसेंजर्स भी बैठ चुके थे। अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका था। मन बड़ा ही खुश था, सोच सोचकर कि शादी में पूरी मस्ती करनी है, जमकर डांस करना है। विनय भैया की शादी में सोच सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी मैं। पिछली बार जब बुआ के यहाँ गई थी मेरी मस्ती अधूरी रह गई थी, क्योंकि हम केवल 3 दिनों के लिए ही उत्तराखंड गए थे। इस बार छुट्टी होने की वजह से शादी में पूरा 1 हफ्ता पहले जा रहे थे और 1 हफ्ता बाद में रुकने का प्रोग्राम था। तो बस इस बार तो धमाल मचाना है। 20 साल पहले फ़ोन का इतना चलन तो था नहीं, तो बस सफ़र का कुदरत का नज़ारा देखते हुए गुजरता था। अब तो मैं खुद भी उत्तराखंड जाती हूँ तो आधा सफ़र तो फ़ोन पर ही गुजर जाता है। लेकिन जो बात पहले थी वो अब नहीं है। पहले सफ़र का भरपूर आनंद लिया जाता था, अब तो रो रो कर सफ़र पूरा किया जाता है। अब सफ़र भी काफ़ी लंबा था, तो मम्मी ने अचार पराठे साथ लिए हुए थे। कुछ घंटों बाद सभी को भूख लगने लगी, तो सबने अपनी भूख मिटाई। सफ़र का आनंद तब और दुगना हो जाता है जब अपनी मनपसंद गाने सफ़र में सुनने को मिल जाते हैं। एक अलग ही फीलिंग मन में उमड़ आती है। तो बस क्या था, बस में गाने चल पड़े। तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, ए सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। वाह क्या गाना था, सुनकर मन और ज़्यादा खुश हो गया। दिव्या भारती मेरी पसंदीदा अभिनेत्री थी और यह फिल्म और यह गाना तो मेरे दिल का सुकून था। मैंने अपनी आंखें बंद की और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद पापा ने मुझे जगाया। हम ऋषिकेश पहुंच चुके थे। अभी तो इतना ही सफ़र और बाकी था, लेकिन मुझे थकावट महसूस होने लगी थी। बस वहाँ कुछ देर रुकने वाली थी। हम सब बस से नीचे उतर गए और एक आश्रम में विश्राम करने लगे। वहीं हमने खाना पीना किया। अभी तक तो प्लेन था, लेकिन अब बस ऊपर जाने वाली थी चढ़ाई पर, क्योंकि टिहरी गढ़वाल काफ़ी ऊपर जाकर था। तो सोचकर मन खुशी भी था और दुखी भी। अब तक तो सफ़र का आनंद लिया, अब आगे ना जाने सफ़र कैसा कटेगा। बस इसी सोच के साथ फिर से बस में बैठ गए। अब शुरू हुई चढ़ाई। ऊपर पहाड़ों में जाना इतना आसान भी नहीं होता है। बस चलने के कुछ देर बाद गाने भी चलने लगे, तो जैसे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होने लगा। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। गाने के साथ साथ मैं भी गुनगुना रही थी और खिड़की से बाहर देखते हुए खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रही थी। तभी पीछे से निक्की ने मेरे कंधे पर हाथ मारा। देख अनु देख, बादल कैसे उड़ रहे हैं। हाँ वाओ, मैं भी यही देख रही हूँ। क्या खूबसूरत नज़ारा है।
आज निक्की अच्छे मूड में थी। शायद सुंदर प्रकृति का असर था उस पर। अब हमारा सफ़र पूरा होने को ही था, लेकिन मुझे ऊपर जाने में यही सबसे बुरी बात लगती है कि चढ़ाई करते करते कान ठप हो जाते थे। ऐसे बंद हो जाते हैं जैसे कान का पर्दा ही फट चुका हो, और दिमाग भी हैंग हो जाता है। खैर, अब तो आ ही चुके थे। थोड़ा और सफ़र बाकी था, जाकर कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा कानों का मामला। तो हम पहुंच गए थे। अब हम बस से उतर चुके थे। कुछ ही दूरी पर बुआ का घर था। जैसे ही बुआ के घर पहुंचे, अपने भाई भाभी भतीजियों को देखकर बुआ खुशी से उछल पड़ी। कितनी देर तक मेल मिलाप चलता रहा। बुआ की जेठानी और विनय भैया, बाकी सब घर वाले हमें देखकर बहुत खुश हुए और सफ़र का सफ़रनामा जानने लगे। ये सब होने के बाद सबसे पहले हम सब फ्रेश हुए, नहा धोकर खाना पीना किया और आराम करने लगे। इतनी दूर का सफ़र तय करके गए थे तो सबको नींद आ गई। शादी का घर था, तैयारियां चल रही थी, तो हम सब नींद से जाकर तैयारियां देखने लगे और बाकी तैयारी में सबका हाथ बटाने लगे। 6 दिन बाद ही तो बारात जानी थी, तो घर में खूब रौनक फैली हुई थी। अभी केवल बुआ की छोटी नंद आई हुई थी। बाकी मेहमान 1-2 दिन पहले ही आने वाले थे। सुबह से शाम, शाम से रात, ऐसे ही टाइम निकलता जा रहा था। शादी का दिन नज़दीक आने लगा तो मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन मन में एक दुविधा थी जो अब तक मैंने आपसे छुपाई है। वो ये थी कि मालूम नहीं पापा मम्मी मुझे बारात में जाने की परमिशन देंगे भी या नहीं। बारात यमुनोत्री जाने वाली थी और पापा मम्मी का इरादा बारात में जाने का नहीं था। वो घर पर ही रहना चाहते थे। तो पता नहीं मुझे जाने देंगे या नहीं, क्योंकि वो दोनों मुझ पर यकीन नहीं करते थे। मैं उनकी अच्छी वाली बेटी नहीं थी ना। मैंने काम ही ऐसा किया था कि कोई भी माता पिता का अपनी बेटी से भरोसा उठ जाए, तो वो मुझे अपने साथ साथ ही रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे मैं कोई भी ऐसा काम करूं जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। पापा मम्मी जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मुझे फिर से उनका दिल नहीं दुखाना है। बस यही सोचकर काम में लगी रही। सभी मेहमान आना शुरू हो गए। बुआ की बड़ी नंद और उनकी दोनों बेटियां कोमल और निधि भी आ चुकी थी। हम एक दूसरे से लिपट गए। एक दिन और मस्ती मजाक में बीत गया। कल बारात जाने का दिन था। आज घर में खूब हंगामा मचा हुआ था। अब तो सभी मेहमान आ चुके थे। घर की रौनक में चार चांद लगे हुए थे। बारात में जाने को लेकर बातें चल रही थी। तो कोमल और निधि ने मुझसे पूछा, तू क्या पहनेगी अनु? अब मेरे मन की दुविधा कौन जान सकता था। मैंने किसी तरह बहाना बनाया, यार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं नहीं जा रही बारात में। ओहो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब बारात में जाएं और तू घर पड़ी रहे। और तू तो भली चंगी लग रही है, तबीयत कहाँ से ख़राब लग रही है तेरी? नहीं यार, इतना सफ़र करके आई हूँ ना, तो बस थकान से तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैडम जी, सफ़र केवल आप ही नहीं करके आई हैं, हम भी आए हैं। हम तो तब भी बारात में जाएंगे, इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा। मैं उनसे बहाने बना रही थी और वो दोनों अपना ही राग अलापने में लगी रही। और फिर दोनों उठकर पापा मम्मी के पास चली गई। अंकल आंटी, आप ही समझाइए ना अनु को, बारात में जाने से मना कर रही है। फिर शादी में मज़ा ही क्या रह जाएगा जब अनु बारात में ही नहीं जाएगी तो। उनके कहते ही पापा मम्मी ने मेरी तरफ घूरते हुए अंदाज में देखा। उन दोनों ने पापा मम्मी को इतना कन्वेंस किया कि पापा मम्मी को बोलना ही पड़ा कि जाओ अनु, अपनी तैयारी करो। पापा मम्मी की हरी झंडी मिलते ही मैं उनके सामने से चुपचाप उठकर हॉल से अंदर आ गई और कमरे में आकर खूब डांस किया। कमरे के बाहर खड़ी कोमल और निधि मुझे डांस करते हुए देखकर अंदर आते हुए बोली, तो मैडम जी, आपकी तो तबीयत खराब थी ना? हाँ, लेकिन अब ठीक है। अनु की बच्ची, उन दोनों ने मुझे बेड पर गिरा दिया। मैंने उनको भी नीचे खींच लिया और हम तीनों लेटकर खूब हंसने लगे। तभी निक्की भी अंदर आ गई। हमें ऐसे हंसते देखकर उसका मुंह बन गया। हम भी खामोश हो गए।
वो जैसे ही बाहर जाने लगी तो मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, कुछ लोगों को तो जब देखो मुंह ही बना रहता है, हंसी तो आती ही नहीं है। वो झल्लाकर बोली, हाँ, क्योंकि हंसने का ठेका मैंने तुझे दिया हुआ है ना। कोमल और निधि भी हंसने लगी। मैंने उनसे कहा, तुम मेरी साइड हो या उसकी साइड, डिसाइड कर लो। कोमल बेड से उतरकर उसके पास खड़ी होकर बोली, भाई मैं तो निक्की की साइड हूँ। निधि भी उसके पास जाकर उसके कंधे पकड़कर बोली, भाई मैं भी निक्की की साइड हूँ। इस पर निक्की ठहाके मारकर हंसने लगी। उन दोनों ने मेरी झंड करा दी। मैं झल्ला उठी, लेकिन निक्की को इतने टाइम बाद हंसता हुआ देखकर मेरे दिल को अलग ही सुकून मिला। आखिर मेरी छोटी बहन है, उसकी खुशी मेरी खुशी। थोड़ी देर बाद खाना और उसके बाद डांस प्रोग्राम था। सबने खाना खाया और डांस में शामिल हो गए। आज तो मैं डबल खुश थी। एक तो बारात की हरी झंडी मिलने की खुशी, दूसरा निक्की की खुशी देखकर। तो मैं तो जमकर नाचने वाली थी। पहले एक दो लोगों ने डांस किया, फिर मेरा नंबर आया। मेरा पसंदीदा गाना चला गया, जिस पर मुझे बहुत अच्छा डांस भी आता था और लगभग लगभग सभी शादियों की शान हुआ करता था ये गाना। और शान हो भी क्यों ना, लता जी की मदहोश कर देने वाली सुरीली आवाज़ और श्रीदेवी का पागल दीवाना कर देने वाला कमाल का डांस देखते सुनते ही किसी का भी दिल मचल उठे। हाय मेरे घुटनों से लंबी, हाय मेरी चोटी है, हाय मेरी आंख शतरंज की गोटी है। मेरे घुटनों से लंबी मेरी चोटी है, मेरी आंख शतरंज की गोटी है। मेरे बाबुल ना फिर कहना अभी तू छोटी है। मैं डांस कर रही थी और वाहवाही बटोर रही थी। तभी मेरी नज़र एक साइड में बैठे एक जनाब पर पड़ी, जो बड़ी बड़ी आंखें करके बड़े ही प्यार भरी नज़रों से मुझे निहार रहे थे। उसकी नज़रों में कुछ अलग ही था। बस फिर क्या था, मेरे डांस करने का जो लेवल था वो बहुत डाउन हो गया और मैं जाकर बैठ गई। सबने बहुत आग्रह किया, लेकिन उसकी नज़रों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया था, तो बस एक तरफ बैठ गई। मैंने उधर देखना तो नहीं चाहा, लेकिन नज़रें फिर से उसी पर चली गई। अरे बाप रे, वो तो अब भी मुझे ही देख रहा था। मैंने तुरंत अपनी नज़रें हटा ली। उसकी प्रॉब्लम क्या है आखिर? मेरा डांस भी खराब करा दिया, उल्लू कहीं का। मेरा मन नहीं लगा। फिर वहाँ पर तो मैं उठकर कमरे में चली गई। कोमल और निधि मेरे पीछे पीछे आ गई। मुझे बाहर ले जाने की जिद पर अड़ी रही, लेकिन मैं वापस नहीं गई। वो उल्लू जो बैठा हुआ था वहाँ। कोमल और निधि मुंह बनाकर बाहर चली गई। मैं चेंज करने लगी और आराम से लेट गई। डांस प्रोग्राम भी समाप्त हो चुका था। सबके सोने की तैयारी हो चुकी थी। निक्की, मैं, कोमल, निधि सब एक साथ सो रहे थे। मुझे रात में प्यास लगी। मैंने कोमल को जगाया। हम दोनों बाहर गए तो विनय भैया और वो उल्लू जागे हुए थे। वो अब भी मुझे वैसे ही देख रहा था। हमने जल्दी पानी पिया और आने लगे। तभी भैया की आवाज़ आई, अनु ज़रा हमें भी पानी दे दो। मैं पानी देने गई तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने नज़रें नीचे की और आ गई। हम सब अपने ठिकाने पर आकर सो गए। सुबह सब देर तक सोते रहे, क्योंकि बारात शाम 7-8 बजे निकलने वाली थी, लेकिन सही समय पर लेकर पहुंचनी थी और यमुनोत्री दूर भी काफ़ी था। तो दादा दादी और बड़े लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जल्दी करो जल्दी। सब नाश्ता पानी करके आराम आराम से अपनी अपनी तैयारी में लग गए। लेकिन जब दादा दादी बोलते तो हाथ जल्दी जल्दी चलने लगते। आज घर में भयंकर तूफान आया हुआ था। घबराइए मत, प्राकृतिक वाला नहीं, वो जो शादी वाले घर में होता था उन दिनों। अफरा तफरी वाला तूफान। कोई कपड़े ढूंढ रहा था, कोई रास्ते के नाश्ते खाने की चिंता कर रहा था। किसी को ये जानकारी चाहिए थी कि कितने घंटे में बस यमुनोत्री पहुंचाएगी। किसी को अपने कोट पैंट बिना सल बिगाड़े ले जाने की चिंता थी, तो लेडीज़ को मेकअप का सामान भूल न जाए ये चिंता थी। किसी के नहाने के लिए बाथरूम में पहले जाने की होड़ मची हुई थी। कुल मिलाकर फुल हुल्लड़ मचा था यार।
बड़ी मुश्किल से नहाने का नंबर आया। हम तैयार हो रहे थे तो मैंने देखा उल्लू अपने कपड़े लिए इधर से उधर फिर रहा था। मुझे उसका हुलिया देखकर हंसी छूट गई। फिर मैंने खुद के तैयार होने पर फोकस किया। आखिर भाई की बारात में जाना था तो बाराती की तरह लगने भी तो चाहिए ना। मैंने ब्लैक पटियाला सूट पहना और अच्छी तरह से अपना मेकओवर किया। मुझे देखते ही कोमल और निधि ने सीटी मारी। वाह वाह, दो चार का कत्ल तो आज करके मानेगी मैडम जी। हाँ, दो तो तुम ही हो और दो और मर जाएंगे। हाय हमारी अनुजान, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। दोनों गाने गाने लगी तो मैंने भी जवाब में कहा, फिर से कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। तुम दोनों भी कम नहीं लग रही हो। आज तो लाशें भिज जाएंगी, लाशें। हा हा हा। तीनों खूब हंसी और फिर बारात चलने के लिए बुलाया जाने लगा। वहां मेरे रुकने लायक अब काम भी नहीं था तो मैंने कोमल से कहा, चल बस में बैठते हैं, खिड़की वाली सीट रोकेंगे। हाँ हाँ चल। तभी बुआ ने कोमल को कुछ काम के लिए आवाज़ लगाई तो उसने कहा, तुम दोनों चलो, मैं आ रही हूँ। मैं और निधि बस में चले गए। हम बातें करते हुए चल रहे थे कि पीछे ही बैठेंगे हम चारों, आगे तो बड़े बड़ों को बैठने दें। हम बस में चढ़ गए। बस खाली थी पर पीछे दो तीन लड़के बैठे हुए जोर जोर से कुछ बोल रहे थे तो हम वहीं रुक गए और आगे ही बैठ गए। तभी पीछे से आवाज़ आई, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और उसके आगे की ट्यून और साथ में ठहाके भी हमने सुने। मैंने निधि से पूछा, कौन है ये लफंगे। मैंने निधि को रात वाली उल्लू की बात नहीं बताई। वो भी नहीं जानती थी। बोली, पहली बार देख रही हूँ मैं तो, पता नहीं होंगे कोई दूर के रिश्तेदार। फिर थोड़ी देर में हमें दूसरा गाना सुनाई दिया। अब तो मैं एकदम खड़ी हो गई। मैंने निधि से कहा, चल बाद में आएंगे सबके साथ। तभी उनमें से एक ने तीसरा गाना गाया, हाय काले लिबास में बदन गोरा यूं लगे ईमान से, जैसे हीरा निकल रहा हो कोयले की खान से। निधि और मेरा ध्यान एक साथ मेरे सूट पर गया तो ब्लैक कलर देखकर हम दोनों समझ गए कि टारगेट मैं ही हूं। फिर निधि भी उठ गई। उसे देखकर दूसरे ने गाया, जा रहे हो तुम कहाँ जाओगे, लौटकर वापस यहीं आओगे। मैंने तो वहां से भागने में ही भलाई समझी, क्योंकि दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है ना। जल्दी जल्दी घर में आते हुए हम कोमल और निक्की से टकरा गए। कोमल, अरे वापस क्यों आ रहे हो, हम तो आ ही रहे थे। हम दोनों ने उसे पूरी बात बताई। वो थोड़ी बोल्ड किस्म की है, सुनते ही तेश में आ गई। अच्छा कौन है ऐसा, मैं भी तो देखूं जरा। उधर वो लड़के भी हमें उतरता देख बाहर आ रहे थे। कोमल ने उसे गौर से देखा, फिर बोली, आप तो अंकित भैया हो ना, आगरा वाली मंजू मौसी के बेटे। कोमल ने मेरे कान में कहा कि विनय भैया की मौसी के बेटे हैं। अब हमारी भी हिम्मत जाग गई थी तो हम भी कोमल के साथ खड़े हो गए। अंकित, हाँ मैं अंकित हूँ, पर आप कैसे जानते हो मुझे। अब वो थोड़ा झेंप गया था। कोमल ने खुद का और निधि का परिचय दिया और उसे खूब शर्मिंदा किया। पर जब उसने मेरे बारे में बताया तो उसके मुंह से अचानक निकल गया, अच्छा ये तो मेरी बहन नहीं लगती ना। निधि कोमल हंस पड़ी। फाइनली बारात रवाना हुई। हमने अपनी सीट पकड़ ली थी, पीछे से दूसरे नंबर वाली पर हम और अंकित, उसका कजिन, ये लोग हमारे पीछे वाली सीट पर बैठे थे। और फिर रिवाज के मुताबिक थोड़ी ही देर में अंताक्षरी शुरू हो गई, मेल वर्सेस फीमेल। पहले तो बड़े लोग अपनी बातचीत में व्यस्त थे पर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। अब हालात कुछ यूं थे कि हम बच्चों को एक अदद गाना गाने में भी संघर्ष करना पड़ रहा था और ऐसे ऐसे गाने झेलने पड़ रहे थे जिनका पता ढूंढने में गूगल को भी समय लगेगा। जैसे, ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। फिर दूसरा, दिल का दिया जल के गया है भगवान। ऐसे गाने सुन सुनकर हम पीछे वालों को उबासियाँ आ रही थी
महिलाओं की टीम ये अक्षर पर अटक गई। शायद उनके सारे पुराने गाने खत्म हो गए थे। तो मैंने बड़े जोश में शुरू किया, ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, सजन मेरा इंडिया, वतन मेरा इंडिया। जैसे ही मैंने ये लाइन गाई, अंकित ने मुझसे भी तेज आवाज में गाया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। सुनकर सब गाने लगे। मैं थोड़ा झेप गई थी, मन में हंसी भी आ रही थी उसकी हाजिर जवाबी पर सामने से गुस्सा ही दिखाया। अब बाजी फिर से हम बच्चों के हाथ में थी, तो अब गाने बस हमारे ही दौड़ के चल रहे थे। अब हम वापस जोश में आ चुके थे, इतने कि सीट छोड़कर पहले हैंडल पर बैठे, फिर अपने अपनी सीटों पर घुटनों के बल खड़े हो गए। अब हम लोगों के चेहरे एक दूसरे के सामने थे। मुकाबला बराबरी पर चल रहा था। अचानक ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाए। मैंने सीट के हैंडल को पकड़ा और तभी अंकित का हाथ भी मेरे हाथ के ऊपर आ गया। ऐसा लगा जैसे करंट सा लग गया हो। मैंने तुरंत वहां से हाथ हटाया और अपनी सीट पर बैठ गई। मुझे एकदम से राजा याद आ गया और मन विचलित होने लगा मेरा। फिर से वही सब ध्यान में चलने लगा। शायद थोड़ी देर में आंसू भी निकल आते यदि बस ना रुकी होती तो। चाय वगैरह के लिए बस वहाँ एक होटल पर रुक गई थी, तो सब नीचे उतरने लगे। मेरा मन नहीं हो रहा था, पर कोमल नहीं मानी तो मुझे भी उतरना पड़ा। सब लोग बस में बैठे हुए परेशान हो रहे थे, तो यहाँ वहाँ घूमकर पैर सीधे कर रहे थे। निधि चिप्स लाने चली गई और कोमल टॉयलेट में अकेली खड़ी थी। तभी अंकित मेरे पास आकर धीरे से बोला, आई एम सॉरी, वो बस के ब्रेक अचानक लगे तो गलती से आपके हाथ। रियली मैंने जानबूझकर नहीं किया। आई नो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन थोड़ा गलत हो गया, पर रियली मैंने इंटेंशनली हाथ नहीं लगाया था। इट्स ओके। नहीं, वो आप शायद मुझसे गुस्सा हैं। अरे नहीं हूँ भाई गुस्सा। ये कैसी गलत बात है? देखो। क्या? कौन सी गलत बात? भाई मत बोलो। वो तो मैं सिर्फ कोमल निधि का लगता हूँ, मैं पागल वागल हो क्या? तभी कोमल आती हुई दिखी तो वो हंसता हुआ चला गया। कोमल क्या कह रहा था तुझसे? मैंने उसे बता दिया। कोमल, ओहो, वैसे दिखने में बुरा नहीं है, सीए कर रहा है, सोचा जा सकता है इसके बारे में। मैं, अरे छोड़ना, छिछोरा लग रहा है मुझे तो। कोमल, हाँ तो 2 दिन है ना अपने पास, परख लेंगे। अरे फालतू बात मत कर, शादी इंजॉय करने आए हैं ना, वही कर। मैंने अभी तक कोमल निधि को मेरठ वाली घटना नहीं बताई थी। कैसे कहती उससे कि जब अंकित के हाथ का स्पर्श हुआ तो मुझे राजा का वो घिनौना रूप याद आ गया। कैसे कहती कि शादी के ख्याल से ही मुझे वो भयानक दिन याद आ जाता है। नहीं बता सकती थी मैं इस काले धब्बे को। बस में बैठते ही मैंने आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करते हुए कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात में अचानक मेरी नींद खुली तो मुझे टॉयलेट जाना था, पर सब लोग सो रहे थे। बस में हल्की सी डिम लाइट चल रही थी। बस मैंने थोड़ा खड़े होने की कोशिश की, पर निधि मुझसे बुरी तरह जकड़ी हुई सो रही थी कि मैं हिल भी नहीं पाई। मैंने उसे उठाया पर वो गाल थपथपाकर बोली, सो जा यार, इतनी सुबह क्यों उठ जाती है तू? और वापस गहरी नींद में सो गई। कोमल और निक्की थोड़ी दूर वाली सीट पर थी और आगे और पीछे वाली सीट पर सिर्फ लड़के थे। मैंने फिर से उठकर देखना चाहा तो पीछे वाली सीट पर अंकित और उसका कजिन दोनों जगे हुए थे और धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मुझे उठता हुआ देखकर वो पूछने लगा, क्या हुआ? मैंने शर्म के मारे गर्दन हिलाकर मना कर दिया, पर वो शायद समझ गया होगा तो उठकर आगे ड्राइवर के पास गया और शायद किसी होटल वगैरह पर रोकने को कहा होगा। मैंने मन में ही सोचा, ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है, पर यह नहीं पता कि अकेली थोड़े ना उतरूंगी नीचे। पर उसने सीधे जाकर उसकी मम्मी को उठाया और कुछ कहा उनसे। फिर आकर मुझसे बोला, मम्मी जगी हुई हैं, आप आगे चले जाओ। उफ,
इतना छिछोरा भी नहीं है शायद। मैं फ्री होकर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। तभी धीरे धीरे गाने की आवाज आने लगी। हम तुमसे न कुछ कह पाए, तुम हमसे न कुछ कह पाए, हे भगवान। पहले वाली राय ही ज़्यादा सही थी, पूरा छिछोरा ही है ये। सुबह 8 बजे करीबन हम यमुनोत्री पहुंच गए। धर्मशाला काफ़ी अच्छी थी और बुआ और हम तीसरी मंजिल पर कमरे में थे। वहाँ पीछे की तरफ बहुत बड़ा पार्क था। खिड़की में से बहुत सुंदर दिख रहा था। हम सोच ही रहे थे कि कैमरा निकाल लें कोडेक वाला। तभी फूफा जी कमरे में आए। उन्होंने कहा कि जल्दी तैयार हो जाओ, दिन में घूम लेते हैं। बुआ, कौन कौन चल रहा है? अरे अपनी बस ले चल रहे हैं, जिसकी इच्छा होगी चलेगा, जो थका हुआ है वो रेस्ट कर लेगा। हम चारों तो खुशी से चिल्ला उठे। मैंने अपना सूट चेंज किया। फिर हम तीनों ढंग से तैयार होकर बस में बैठ गए। वहाँ वो महाराज पहले से विराजमान थे और देखते ही गाना शुरू। आइए आपका इंतज़ार था। अब तो उसे कोमल निधि की भी शर्म नहीं थी, खुलकर फ्लर्ट कर रहा था। हम सब ने खूबसूरत वादियों का आनंद लिया। सच में बहुत ही खूबसूरत है यमुनोत्री। एक बार तो सबको जाना ही चाहिए। हम सब ने तो बहुत एंजॉय किया। शाम को वापस धर्मशाला पहुंचे। थोड़ा थके थे पर बारात में डांस करना भी बाकी था अभी। हम सब दिन भर घूमे और फोटोज भी खींचे। अंकित ने कई बार करीब आने की कोशिश की पर मैंने उसे भाव नहीं दिया। कोमल हम दोनों को मिलाने की कोशिश में लगी थी। ये बात मैं समझ गई थी पर मैं शायद सहज नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसके प्रयासों को नज़रअंदाज कर रही थी। जब हम घूमकर धर्मशाला आए तो सब थक गए थे, तो आराम करने अपने अपने कमरों में जाकर लेट गए। बारात 8 बजे रवाना होनी थी। उस समय 3 बजे थे, तो 6 बजे तक रेस्ट का टाइम था हमारे पास। उस कमरे में बुआ, कोमल, निधि, निक्की और मैं। बुआ की एक दूर के रिश्ते की भाभी और उनकी बेटी जो 3-4 साल की थी। कुल 6-7 जने थे। हम सभी नीचे बिछे हुए बिस्तर पर लेट गए थे। थकान के कारण लेटते ही आंख लग गई। तभी बच्चे के रोने की आवाज़ से नींद टूट गई। देखा तो उन आंटी की बेटी रो रो कर उसके पापा के पास जाने की जिद कर रही थी, जो कि सेकंड फ्लोर पर जेंट्स के लिए जो रूम्स थे उनमें थे। उन आंटी ने कोमल से कहा कि इसे इसके पापा के पास छोड़ाओ। कोमल ने मेरी तरफ देखा तो मुझे भी उठकर उसके साथ जाना पड़ा। हम सीढ़ियों से उतरकर जब कॉरिडोर में पहुंचे तो हर कमरे में उसके पापा को ढूंढते हुए चल रहे थे। उनमें से एक कमरे में अंकित और उसके कजिन भी थे। उन्होंने जैसे ही हमें रूम के बाहर देखा तो उठकर बाहर आ गए। अंकित, क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हो? कोमल, इसके पापा को, रो रही थी ये। ऊपर। अंकित, अच्छा मामा तो लास्ट वाले से पहले वाले रूम में हैं। हम उधर ही जाने लगे। तब तक वो तीनों रूम से बाहर निकलकर रेलिंग के सहारे खड़े हो गए और नीचे गार्डन में देखने लगे। जब हम उस बच्ची को छोड़कर वापस आए तो वो तीनों उधर ही खड़े मिले। अंकित रेलिंग पर पीठ टिकाए खड़ा था। जब हम वापस आए तो अंकित, अरे यार कपिल, अभी थोड़ी देर पहले मैं भगवान से कुछ और मांग लेता तो शायद मुझे वो भी मिल जाता। कोमल, भैया क्यों जूते खाने के काम कर रहे हो यार? मतलब मैं बहन हूँ, कम से कम मेरी तो शर्म कर लो यार। अंकित, अरे तो तेरे लिए थोड़ा ही बोला है, तू पागल है क्या? समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं, बस एक को छोड़कर। कोमल, सही कहती है तू अनु, ये सच में छिछोरे ही हैं। अंकित मुझसे, अच्छा जी, तो मैं छिछोरा हूँ? वैसे आप ऐसा कैसे कह सकती हो? कोमल, चल अनु, इनकी बातों में लग गए ना तो सो भी नहीं पाएंगे और बारात का टाइम हो जाएगा। अंकित, जल्दी आइएगा जी, हम इंतज़ार करेंगे तेरा कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। मैंने उसे गुस्से में मुड़कर देखा और उसने लोफरों की तरह दिल पर हाथ रखने का एक्शन किया। उसकी इस हरकत पर मुझे हंसी आ गई, पर तब तक हम सीढ़ियों में पहुंच गए थे। कोमल,
कुछ भी बोल, पर मज़ा तो तुझे भी आ रहा है ना? शट अप यार। असल में कोमल के इस तरह बोलते ही मुझे मेरठ की मेरी सखिया याद आ गई, जो मुझे उस समय सलाह दे रही थी। वो सब याद आते ही मेरा सर दर्द होने लगा। हम आकर लेट गए। फिर बुआ ने 6 बजे जगाया और तैयार होने को कहा। मैंने फिर से सूट निकाल लिया तो कोमल गुस्से में मुझे घूरने लगी। कोमल, तुझे दादी ने लहंगा पहनने को कहा था ना, चल निकाल उसे। मैं नहीं यार, मेरा मन नहीं है। निधि, अच्छा ठीक है, फिर मुझे भी नहीं पहनना है। मम्मी, मेरा भी सूट निकाल दो, पहनेंगे तो तीनों, वरना कोई नहीं। निक्की, जब दादी ने लहंगा पहनने को कहा था और ये सब भी बोल रहे हैं तो मानती क्यों नहीं है बात? अरे यार, तुम दोनों तो ना पीछे पड़ जाती हो। और ये मेरी बहना भी मुझे लहंगा पहना कर ही मानेगी। पहन रही हूँ मेरी दादी हो, ठीक है। निधि, यार तू बिना धमकी के मानती क्यों नहीं है? अब भी मानी ही है। हम चारों तैयार होकर नीचे उतर आए। असल में शादी उसी धर्मशाला के नीचे बने गार्डन में थी, तो बारात पीछे के गेट से रवाना होकर एक चक्कर काटकर सामने के गेट से आनी थी। हम चारों वहीं रखी कुर्सियों पर बैठने की जगह देख रहे थे, तभी पीछे से आवाज़ आई। अरे यार कपिल, मैंने तो यूं ही गाना गाया था कयामत के आने का, यहाँ तो सचमुच कयामत आ गई यार। फिर मेरे ब्लू रंग के लहंगे पर कमेंट। यार ये ब्लू कलर तो आज से मेरा फेवरेट हो गया है, सच्ची में। ऐसा लग रहा है जैसे बस नीला आकाश हो चारों तरफ। निधि, यार भैया हमारी भी तारीफ कर दो, हम भी तैयार हुए हैं। कपिल, निक्की की तरफ गुनगुनाते हुए, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। अंकित, बेटा बहुत मार खाने का मन है तेरा। बहन है वो, दीदी बोलना है उसे, समझे? निधि, मार तो पहले आपको पड़नी चाहिए। कपिल, लेकिन मैंने तो दीदी के लिए गाया ही नहीं। तभी बैंड बाजे शुरू हो गए। हम भी बाहर सबके साथ आ गए। फिर तो भांगड़ा, नागिन डांस और पंखीड़ा भी सारे गाने एक एक करके आते गए। मेरा बिल्कुल मन नहीं था डांस का। मैं बार बार मना करती रही। कोमल और निधि मुझे बार बार खींच के ले जाती, पर मैं फिर से आकर भीड़ में खड़ी हो जाती। कोमल को गुस्सा आ गया। कोमल, इतना क्यों इतरा रही है, जरा सा कर लेना। उस रात तो तेरा डांस खराब कर दिया था ना इसने, मैंने मन में सोचा। नहीं ना, बोला ना मेरा मन नहीं है। पीछे मत पड़। तभी अंकित वहां आया और शोर की वजह से मेरे कान के पास आकर बोला, डांस मत करो, पर फोटोग्राफर जैसे ही इधर देखे ना तो दोनों हाथ ऊपर करके डांस का पोज बना लेना, ताकि फोटो तो आएगी, वरना एल्बम में क्या देखोगी। उसकी बात सुनकर मुझे बरबसी हंसी आ गई। फिर तो मैंने सबके साथ मिलकर क्या सैंडल तोड़ डांस किया कि बस। पानी पताशे टिकिया खाने के बाद और स्टेज पर फोटो खिंचवाने के बाद निधि ने कहा, यार मुझे लहंगा चेंज करना है। परेशान हो गई हूँ मैं इसमें। मैं तो उससे भी ज़्यादा परेशान थी। मैंने कहा चल मैं भी चलती हूँ। हम दोनों बुआ को ढूंढ रहे थे। उनसे रूम की चाबी ली और ऊपर आने लगे। हम आधी सीढ़ियों तक जैसे ही पहुँचे, लाइट चली गई और एकदम अंधेरा हो गया। हम दोनों ही नंबर 1 के डरपोक निकले और एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। कोमल, यार अब क्या होगा? तेरे चक्कर में मैं भी फंस गई। फिर जनरेटर की आवाज़ आई, लेकिन उससे लाइट सिर्फ स्टेज या खाने वाली जगह के आसपास ही जली होगी शायद, क्योंकि सीढ़ियों तक बहुत ही कम रोशनी पहुंच रही थी। हम दोनों डर के मारे वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बैठे रहे, फिर उठने की कोशिश की कि सीढ़ियों से बाहर निकलकर रेलिंग तक पहुंच जाएं, तो वहां पर उजाला मिल जाएगा, फिर वहीं खड़े हो जाएंगे। ये सोचकर धीरे धीरे 1-2 सीढ़ियां ही चढ़ पाए होंगे कि हमें हमारे पीछे से धीमी आवाज़ सुनाई दी।